नमस्कार, इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक बड़ी खबर की करेंगे बात। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी खबर इस वक्त की। ड्रग विभाग ने छापेमारी की है। कई जगहों पर ये छापे मारे गए हैं। ड्रग विभाग को दरअसल शिकायतें मिली थी, जिसके बाद ये छापे की कार्रवाई हुई है। आयुर्वेदिक दवाइयों में एलोपैथिक केमिकल मिलाने की यह शिकायत मिली थी। भारी मात्रा में दवाइयां जब्त की गई हैं। जब्त दवाओं को जांच के लिए अब लैब भी भेज दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लोग आयुर्वेद की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो नेचुरल है। उस एलोपैथी से लोग दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खबर इसमें यही सामने आई है कि आयुर्वेद की दवा बताकर उसमें एलोपैथी की दवाओं को मिलाया जा रहा है ताकि लोगों को लगे कि उनको फायदा हो रहा है, जबकि एलोपैथी दवाई वो ले रहे हैं। और आयुर्वेद के नाम पर यह सब पूरा फर्जीवाड़ा खेल, एक प्रकार से बहुत बड़ा खेल। आयुर्वेदिक दवाइयों में एलोपैथिक केमिकल मिलाए जा रहे हैं और भारी मात्रा में दवाएं भी जब्त कर ली गई हैं। अब इन दवाओं को जांच के लिए लैब भेजा गया है, जहां से रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होनी है। लेकिन ड्रग विभाग ने यह छापे की कार्रवाई की है क्योंकि शिकायत मिली थी और कई जगहों पर यह छापे मारे गए हैं। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोग एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, तमाम होम्योपैथिक तमाम तरीके के इलाज लेते हैं, लेकिन एलोपैथी के कहा जाता है कि नुकसान ज्यादा हैं और इस चक्कर में लोग आयुर्वेदिक की तरफ, दवाओं की तरफ या उसकी औषधि की तरफ रुख करते हैं और ये उनकी आंखों में धूल झोंकने जैसा है और सीधा सीधा प्रैक्टिस भी जो है वो गलत तरीके से हो रही है। ये भी बिल्कुल साफ तौर पर माना जा सकता है क्योंकि आयुर्वेदिक दवाओं के नाम पर उसमें एलोपैथी दवाएं या केमिकल जो है वो मिलाया जा रहा था। तो अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत गंभीर यह पूरा मामला है। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। युगल, आपसे हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये जो ड्रग विभाग ने छापेमारी की है, ये क्या किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के ठिकानों पर ये छापे मारे गए हैं? कौन ऐसा कर रहा था जो आयुर्वेदिक दवाओं में एलोपैथी का जो मिक्सचर है वो मिलाकर लोगों को जल्दी फायदा हो जाए, लोग तेजी से उस दवा का ज्यादा सेवन करें? इस प्रकार का ये पूरा खेल है एक प्रकार का। क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए पुनीत, एक बड़ी गंभीर लापरवाही कही जा सकती है और इस तरह से जो लोगों के सेहत के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा था, जो ड्रग डिपार्टमेंट को लगातार शिकायतें मिल रही थी। जो आयुर्वेदिक है और होम्योपैथिक दवा है, इसमें जो एलोपैथिक दवाओं के जो केमिकल्स है वो मिलने की शिकायत है वो लगातार मिल रही थी। उस पर जो आज ड्रग विभाग ने कार्रवाई करते हुए 4 अलग अलग टीमें बना करके कई स्थानों पर दबिश दी है और बड़ी मात्रा में जो दवा है, जो सैंपल है वो जब्त किए हैं और उन सैंपलों को जांच के लिए भेजा गया है। ये गंभीर लापरवाही से कही जा सकती है। सीधा सीधा लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ है। आयुर्वेदिक और जो होम्योपैथिक दवाओं के साथ साथ एलोपैथिक का मिश्रण काफ़ी घातक हो सकता है और ऐसे में ये बड़ी जो है लापरवाही और साथ ही साथ लोगों के सेहत के से खिलवाड़ कहा जा सकता है। ये लापरवाही नहीं बल्कि युगल, ये तो फर्जीवाड़ा है। ये तो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं उनकी आंखों में धूल झोंकना, अगर उनको नहीं पता है तो। दूसरा, जो ये बना रहा है, कौन बना रहा है? कोई क्या पर्टिकुलर कंपनी के छापा मारा गया है या फिर 3-4 कंपनियों को अपनी कार्रवाई की जद में लिया गया है? क्या जानकारी इसको लेकर? जी देखिए, जहाँ पर जो इन दवाओं का वितरण होता है होलसेल है, इसके अलावा जो कुछ मेडिकल स्टोर हैं जहाँ पे दवा आम लोग खरीदते हैं, वहाँ दबिश दी गई है। 4 टीमें हैं, लगातार रायपुर में ये कार्रवाई कर रही है और जिस तरह से मिलावट हो रहा है तो उस मिलावट की शिकायत हो मिल रही थी। सीधा बात है कि तत्काल राहत, तत्काल रिलीफ जो होता है दवाओं में, ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा। युगल, इस खबर पर जानकारी के लिए शुक्रिया। आगे भी आपसे एक खबर पर जानकारी लेंगे, आप बने रहिए। फिलहाल अगली खबर दर्शकों को बता देते हैं। राजधानी भोपाल से 14 किलोमीटर दूर इस्लाम नगर गांव का नाम अब जगदीशपुर हो चुका है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 308 साल पहले यह गांव जगदीशपुर के नाम से ही जाना जाता था। दोस्त मोहम्मद खान ने इसका नाम बदलकर इस्लाम नगर कर दिया था। यह गांव ऐतिहासिक धरोहर को अपने में समेटे हुए है। यह गांव 17वीं शताब्दी में बना एक किला भी यहां पर मौजूद है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहां पर आते हैं।
ये गांव किले के अंदर 3 हिस्सों में बसा हुआ है। गांव में मकान दूर दूर बने हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी आबादी करीब 3,500 है। इस गांव में 11वीं सदी के परमार कालीन मंदिर के पत्थर और मूर्तियां भी हैं। परमारों के बाद ये क्षेत्र गोंड राजा संग्राम शाह के 52 गढ़ों में से भी एक था। यह गोंड महल भी बना हुआ है। यहां पर गोंड शासकों के बाद इस गढ़ पर किले पर देवड़ा राजपूतों का शासन रहा। 1715 में मुगल शासक औरंगजेब के भगौड़े सैनिक दोस्त मोहम्मद खान ने जगदीशपुर पर आक्रमण किया था और फिर इसका नाम भी बदल दिया गया। तो इस्लाम नगर बदल दिया गया, जगदीशपुर हो चुका है और इसकी बदलने पर सियासत फिर से शुरू हो गई। बीजेपी ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है तो कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा। बीजेपी सिर्फ नाम बदलने की राजनीति कर रही है। शहर के नाम बदलने से विकास नहीं होने वाला। जहां का नाम बदला वहां भी पानी, सड़क, बिजली की समस्या अगर दूर करती तो कोई बात बनती, ये कहा जा रहा है। शिवराज सरकार ने आज भोपाल की फंदा पंचायत के ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग को मंजूर करते हुए इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर करने की राजस्व विभाग में अधिसूचना जारी कर दी है। क्षेत्र के ग्रामीण जन वर्षों से मांग कर रहे थे क्योंकि सभी को इतिहास पता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो राजनीति कर रही है नाम बदलने की, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या नाम बदलने से वहाँ की दशा बदल जाएगी? आप जहाँ जहाँ भी नाम बदलते हैं वहाँ पर बिजली, पानी, सड़क की जो समस्या है वो सुधर जाएगी। मध्य प्रदेश के जो हालात हैं, आज युवा बेरोजगार है, बच्चियों की अस्मिता लूटी जा रही है, तो इस तरीके से जो हो रहा है क्या उस पर सरकार कोई नियंत्रण कर पा? जितेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। जितेंद्र, बीजेपी और कांग्रेस की अपनी राजनीति है, जाहिर सी बात है अपने अपने तरीके से वो लोगों के सामने बात रखेंगे, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व कितना है इस क्षेत्र का जो जगदीशपुर अब बन चुका है, पहले इस्लाम नगर था, यह हमने दर्शकों को बताया है। यहां के लोगों की क्या मांग थी, क्योंकि बहुत पुराना इतिहास इससे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल पुनीत, अगर बात करें तो 30 साल पहले जो ईश्वर नगर अब हो चुका है इस्लाम नगर, यहाँ के इस्लाम नगर के लोगों ने, जो वहाँ के सरपंच, इन्होंने केंद्र सरकार से मांग की थी कि इसको पुराना नाम, 308 साल पुराना नाम जो है ईश्वरपुर, वो मिल जाए, जगदीशपुर मिल जाए। तो इस जगदीशपुर नाम को लेकर इन्होंने एक आवेदन पत्र दिया था। उसके बाद उस पर विचार किया गया। केंद्र सरकार ने फिर सितंबर माह में पिछले साल इसे सहमति दे दी और अब आज राजस्व विभाग ने अपनी गजट में इसे स्थान दे दिया। तो कह सकते हैं कि वहाँ के लोग काफी खुश है। अगर बात करें तो दोस्त मोहम्मद खान ने इस पूरे किले पे कब्जा किया था और ये जो है वहाँ के राजपूत वंशजों का किला रहा है। उसके बाद काफी जद्दोजहद चली, बीजेपी के कई तमाम नेताओं ने इसका नाम बदलने की मांग रखी है। आखिरकार आज वो दिन आ चुका है। अगर बात करें तो भोपाल का नाम भी बदलने को लेकर जो है रामभद्राचार्य जी, उन्होंने जरूर बात कही, मगर इसी बीच अब एक नाम और बदल जा चुका है, क्योंकि लगातार कई ऐसे नाम बदले जा चुके हैं। अब इस्लाम नगर को जगदीशपुर के नाम से जाना जाएगा। वहाँ के लोग आज आतिशबाजी करेंगे, काफी जश्न मनाएंगे और ये बताया जा रहा है, जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी समय निकालकर जब वहाँ पहुंचेंगे भोपाल, तो उसके बाद वहाँ जरूर पहुंचेंगे, ग्रामीणों के साथ वहाँ इस पूरे उत्सव में शामिल भी होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी इस पर राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी को सूट भी करता है, नाम बदलने को लेकर तमाम कोशिशें बीजेपी की तरफ से की भी जा चुकी हैं। बढ़ते आगे, जबलपुर में स्वाद के शौकीनों के लिए तंदूर की रोटी का स्वाद कहीं गुजरे जमाने की बात ना हो जाए। प्रशासन ने एक आदेश से होटल मालिकों के साथ साथ रेस्टोरेंट संचालकों के भी होश उड़ा दिए हैं। बढ़ते प्रदूषण का हवाला देकर प्रशासन ने होटल, रेस्टोरेंट में तंदूर पर रोक लगाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही इसके लिए जिले के खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर के 50 होटल मालिकों को नोटिस जारी कर लकड़ी और कोयला आधारित तंदूर का इस्तेमाल बंद कर इलेक्ट्रॉनिक या एलपीजी का इस्तेमाल किए जाने के निर्देश दे रखे। जबलपुर में तंदूर का स्वाद अब एक जायकेदार याद बनकर रह जाएगा। तंदूरी नान का नाम सुनकर स्वाद भरी मुस्कान नहीं आएगी। तंदूरी रोटी की तलाश में टाइम खोटी करने का फायदा नहीं होगा। ये बातें खाने के शौकीनों का दिल बैठा सकती हैं, लेकिन जो होना है तय है। उसे हकीकत के आईने से देखना ही मुनासिब होगा। जी हां,
जबलपुर जिला प्रशासन ने अल्टीमेटम जारी कर दिया है। अब होटल और रेस्टोरेंट्स को तंदूरी की आग हमेशा के लिए बुझानी होगी। शहर के 50 से ज्यादा होटल के मालिकों को नोटिस जारी कर दिया गया है। आदेश है पारंपरिक तंदूरी के बजाय एलपीजी या इलेक्ट्रॉनिक तंदूर का इस्तेमाल किया जाए। इस बड़े फरमान के पीछे की वजह है प्रदूषण। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की त्रैमासिक बैठक में कमिश्नर सर ने निर्देश दिए हैं कि होटल में जहां तंदूर का उपयोग किया जा रहा है उसकी जगह दूसरे विकल्प तलाश करें। होटल वालों कोयला और लकड़ी का उपयोग कम से कम करें या धीरे धीरे प्रचलन में लाकर बंद करें। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के निर्देशों का पालन न करने पर 2 से 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। अभी हम होटल वालों का मीटिंग भी बुलाकर उनको जो आने वाली दिक्कतों के बारे में विचार विमर्श करें। अग्रिम आगामी बैठक में हम कमिश्नर सर के सामने उनका पक्ष रखेंगे। इससे तंदूरी रोटी में जहाँ तक हमको ज्ञान है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, तो खाने के हिसाब से भी नुकसान है और प्रदूषण के नजरिए से भी नुकसान है। प्रशासन के फरमान से होटल कारोबारी निराश हैं। उनका कहना है कि इलेक्ट्रिक और गैस तंदूर की रोटियों में वो स्वाद नहीं मिलेगा जो तंदूर की भट्टियों से निकली रोटियां देती हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक और गैस तंदूर से आर्थिक नुकसान भी होगा। प्रदूषण के कारण सरकार उसको बैन कर रही है, लेकिन ये जो अपन ने कुछ समय इलेक्ट्रॉनिक भी चला के देखा है। अब इलेक्ट्रॉनिक में ये रहता है कि बिजली का भी उपयोग होता है, उसमें गैस का भी उपयोग होता है। तो उसमें प्रॉपर ये रहता है कि जैसे हम लोग उस पर कारीगर रोटी बनाता है, तो जैसे अब 10 रोटी निकाल रहा है तो उसमें से 4 रोटी गिर जाती हैं, 6 रोटी उस पर बन पाती है। और इसमें क्या है, अपना ये पुरानी परंपरा से जो तंदूर ये जलता आया है, लोग शौकिया तौर पे इसको खाते हैं रोटी को। हर घर में तवा रोटी बनती है, लेकिन हमारे होटलों में क्या है, तवा के अलावा तंदूरी रोटी भी मिलती है। तो तंदूरी रोटी में क्या है, जो हीट जो रहती है वो अपन को क्या है उस चीज़ कोयले से ही मिलती है या लकड़ी से ही मिलती है, तब जाके प्रॉपर वो रोटी सिक पाती है। अगर इलेक्ट्रिक का उपयोग करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और प्रशासन ने इस पे जो कदम उठाया हुआ है, हमें न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी लगी है कि जो और प्रशासन के इस आदेश को होटल मालिक अव्यवहारिक मान रहे हैं। उनकी माने तो इलेक्ट्रिक और गैस आधारित चूल्हों में तंदूर की रोटियों का कि वो स्वाद नहीं आ पाएगा जो तंदूर की भट्टी से रोटियां जो निकलती हैं उसमें आता है। इसके अलावा एलपीजी इलेक्ट्रॉनिक ओवन इस्तेमाल करने से उन्हें आर्थिक रूप से भी नुकसान होना है। तो क्या जबलपुर से तंदूरी जायका जल्द ही गायब हो जाएगा? ये सवाल हर शहरवासी के जहन में उठ रहा है, क्योंकि प्रशासन के इस आदेश ने कहीं ना कहीं हड़कंप मचाया है। जहां होटल व्यवसायी तो परेशान ही है, इस बीच आम जनता भी परेशान है। मेरे ठीक पीछे एक नामी गिरामी होटल में हम मौजूद है, जहां तंदूर का काम चल रहा है और इसी तंदूर में रोटियां बनाई जाती हैं। पूरा लाइव किचन है और इस तंदूर में ही ये रोटियां डाली जाती है और बाकायदा जायकेदार रोटियों का जो स्वाद है वो आम शहरवासी चखते हैं। ऐसे में इस बीच इस तंदूर में प्रतिबंध लगाया गया है। इलेक्ट्रिक तंदूर की बात की जा रही है, एलपीजी तंदूर की बात की जा रही है। चूंकि इलेक्ट्रिक तंदूर पहले भी आ चुके हैं, इनका प्रचलन भी चला, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए। बहरहाल होटल के जो जीएम है पार्थु चक्रवर्ती जी, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। पार्थु सर, बेशक एक आदेश कहीं ना कहीं चर्चाओं में है कि तंदूर पर बैन, इलेक्ट्रिक तंदूर या एलपीजी तंदूर आप उपयोग करिए, कितना कारगर है ऐसे? 1% भी बोला आप बोल सकते हो फेल है, क्योंकि हमने लगा के उसको निकाल चुके हैं। सिर्फ नीचे का जो पोर्शन है 1/10 वाला हिस्सा वो गर्म होता है, रोटी नीचे नहीं लगता। कोई भी तंदूर का जो हीट है वो सराउंडिंग हीट होता है, तो सराउंडिंग हीट में कोई भी चीज़ पकता है। तो उसके लिए हीट सिर्फ नीचे से नहीं, पूरे बॉडी से मिलना चाहिए। वो बिल्कुल 1% भी कोई। प्रतीक हमारे संवाददाता जबलपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि इसका समाधान होटल संचालक तो कह रहे हैं कि है ही नहीं। प्रतीक, ये होटल संचालक जिनसे आप बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई 1% भी नहीं, एक प्रकार से उन्होंने बिल्कुल नकार दिया कि और दूसरा तंदूर तो काम नहीं कर सकता। तो क्या ये तंदूर पर बैन हो जाएगा? क्या लोगों को स्वाद नहीं मिलेगा? क्या ये लोग मिलकर जिला प्रशासन के पास जाएंगे? क्या हल निकलेगा?
देखिए पुनीत, आगामी दिनों में एक बैठक जो है वो आहूत की गई है। तमाम जितने भी 50 बड़े रेस्टोरेंट्स हैं जिन्हें नोटिस जारी किया गया था, उनकी एक बैठक जिला प्रशासन करने जा रहा है। और जो दिक्कतें अभी फिलहाल रेस्टोरेंट्स में, जो ऐसे जीएम हमें बता भी रहे थे अभी कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक का तंदूर तो पहले आ चुका है, कई सालों पहले आ चुका है, उसका प्रचलन भी चला, लेकिन जो रिजल्ट थे वो बिल्कुल पुअर थे। 2 से 3% ही रोटियां जो है वो सेक पाती थी प्रॉपर रूप से, और जो व्यवहारिक कठिनाई है उसका जिक्र वो अभी हाल ही में कर ही रहे थे। देखिए, जो पारंपरिक तंदूर है उसमें गर्माहट ज्यादा रहती है, कोयले का इस्तेमाल जो कि होता है, तो रोटी पूरी तरीके से सिक जाती है, और एक एसेंस, जो फ्लेवर जो आता है नेचुरली, वो कहीं ना कहीं हम उसे जायका है कहते हैं, इसलिए हम उसको जायके के शब्द का इस्तेमाल रोटी के लिए करते हैं। ऐसे में उसे ही कहीं ना कहीं बैन करने की तैयारी अगर प्रशासन कर रहा है तो लाजमी है परेशानियां काफी अधिक बढ़ जाएंगी। फिलहाल जैसा कि ये कह रहे थे अभी जो होटल के जीएम थे कि फिलहाल तो कोई विकल्प नहीं है। इस बीच अगर कोई एयर पोल्यूटेंट या ऐसी कोई डिवाइस आ जाए जो चिमनी से निकलने वाले धुएं को एब्जॉर्ब करे, या फिर डायरेक्टली जो बाहर हवा जाती है उसको फिल्टर कर सके, तो उस पर वो विचार कर सकते हैं। ऐसे में कई प्रोडक्ट्स आते भी हैं, तो देखना होगा कहाँ जाकर बात बन पाएगी। लेकिन फिलहाल तो कहीं ना कहीं परेशान है होटल संचालक भी, और ये असमंजस की स्थिति है कि तंदूर को लेकर आखिर भविष्य क्या होगा। बहुत शुक्रिया। नजर रखिएगा आप इस खबर पर, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में बैठक होने वाली है। सुकमा जिले के तत्कालीन कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन, आपको याद होंगे, उनका अपहरण करने वाले नक्सलियों को पहचानने से उन्होंने इनकार कर दिया है। दंतेवाड़ा में एनआईए की विशेष अदालत में उन्होंने गवाही के लिए उन्हें बुलाया गया था। उन्होंने नक्सली हेमला भीमा उर्फ किशन को पहचानने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि 21 अप्रैल 2012 को सुकमा जिले के कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन को अगवा किया गया था नक्सलियों के द्वारा। अपहरण के दौरान नक्सलियों ने 2 सुरक्षा कर्मियों की हत्या भी की। युगल हमारे संवाददाता इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं, समझते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। पहचानने से तो इनकार कर दिया, कलेक्टर थे तब एलेक्स पॉल मेनन, आज गवाही थी, दिखाया गया कि क्या यही थे, इनकार कर दिया, आगे क्या होने वाला है? देखिए, बिल्कुल पुनीत कहा जा सकता है कि ये प्रदेश की पहली ऐसी घटना थी जिसमें किसी जिलाधीश डीएम को जो है माओवादियों ने अगवा किया था और 13 दिनों तक उनको अपने साथ रखा था। इसमें 2 जो हमारे जवान थे वो भी शहीद हुए थे, और तब पूरी अफरा तफरी मची हुई थी प्रशासन में, और कई उनको प्रयास किए गए थे। 13 दिनों के प्रयास के बाद वो शनिवार का वो दिन था जब उन्हें अपहरण किया गया था 21 अप्रैल को, और 3 मई को उसकी रिहाई हुई थी। उसके बाद जो उन्हें गिरफ्तार, जो माओवादी है उसे गिरफ्तार किया गया था, और आज जब पेशी थी तो अचानक से जो एलेक्स पॉल मेनन है जो कोर्ट में उपस्थित होते हैं और वो आरोपी को पहचानने से इनकार कर देते हैं। अगर हम कानूनी तौर पर देखें तो गवाही से मुकरना अपने आप में एक तरह से अपराध होता है, लेकिन देखना ये होगा कि आगे कोर्ट किस तरह से इस मामले को संज्ञान में लेता है, और अगर जो मुख्य जो पीड़ित है वही अगर इनकार कर दे तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि जो आरोपी है जिस पर अभी सजा जो धाराएं चली है कोर्ट में, उसको कहीं ना कहीं लाभ मिल सकता है न्यायिक प्रणाली के तहत, उसको लाभ मिल सकता है क्योंकि पहचानने से इनकार कर रहा है। लेकिन केस में होता क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका युगल इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।